हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे जो पी टेट राजस्थान में पी टेट का पेपर हुआ था, जो कि एक 2 ईयर कोर्स का होता है, एक 4 ईयर कोर्स का होता है। उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, जीएस के संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही उद्देश्य है कि जीएस में के डर को आपसे दूर करना। जो भी एग्जाम इंडिया में होंगे वो सभी एग्जाम्स के जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उन सभी प्रश्नों को आपको कराता रहूंगी कि हाँ किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए, तो कि लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। और मैं बताता चलूंगा जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उनसे कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं को, तो उसमें मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो ईंटें ही है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? वह है ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है जली हुई ईंटें, ईंटों की इमारतें। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। वैदिक सभ्यता में मैंने बताया था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, जिनमें कर्मकांडों के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही है। अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। अजंता के चित्र हैं किसकी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं? जातक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल वसानिया डैश के थे, कहाँ के थे? जो सूरजमल बसानिया थे कहाँ के थे? बांसवाड़ा के थे, बांसवाड़ा के थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो अशोक स्तंभ है उससे प्राप्त होती है जानकारी हमें समुद्र गुप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते थे। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं एक तो द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे, और उनके जो प्रवेश द्वार होते थे उनको हम कहते थे गोपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो राणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने डैश की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की है। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था उसने एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि और भारतीय निकाय की स्थापना की गारंटी देकर कांग्रेस से समझौता करने की कोशिश की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो भारत की अगर हम क्षेत्रीय सीमा के विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री, ये होता है भारत का पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार। पूछ रहा है सबसे उत्तरी जो सीमा है वह क्या है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप दोस्तों देख लीजिएगा कि 37 डिग्री 6 मिनट और 37 डिग्री 8 मिनट ऑप्शंस कितने क्लोज दिए गए हैं। इसीलिए दोस्तों आप जितना भी पढ़ें उतना याद करते रहे, ज्यादा के चक्कर में आप कंफ्यूजन में न रहे। अगर भारत का विस्तार आपने पढ़ा है तो जैसे भी हो आप भारत के विस्तार को, कि भारत एग्जैक्ट विस्तार को याद रखें। और इसी तरह का प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, उसमें तो इससे भी क्लोज ऑप्शंस दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? किस पर स्थित है? राजमार्ग 3 पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर में स्थित द्वीपों यानी कि भारतीय अरब सागर में जो भारतीय द्वीप स्थित है की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, स्पेशली लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो कैसे द्वीप है? वो है पिरवाल द्वीप। यानी कि जो मूंगा होता है, मूंगे की जब मृत्यु होती है तो वो एक जगह एकत्रित होते रखते हैं, तो उनमें उनका जो कवच होता है, कवच से मिल मिलके एक पिरवाल बन जाता है जिसपे द्वीप कहते हैं। तो वे सभी पिरवाल मूल के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर पश्चिम और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म धाराओं को डैश के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है लू। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
भारत देश का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत किसका? दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं के मामले में चीन है, चावल के मामले में चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुमल्लापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बार बार पूछा जाता है कि तुमल्लापल्ले किस राज्य में है और किसके लिए फेमस है। तो तुमल्ला जो पल्ले है वो यूरेनियम के लिए फेमस है और कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। और जो वर्तमान में जो 17वीं रिपोर्ट आई है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 17वीं आई हो, उसमें सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई वो कहां दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश में। एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और वृद्धि सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। और प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कहां है? प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वन है वो है मिजोरम में। कहां पे? मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अहोम जनजातियां कहां से प्रवासित हुई हैं? अहोम जो जनजातियां हैं हाल ही में चर्चा का विषय भी रहा था, कहां से प्रवासित हुई है? म्यांमार से। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो कौन थी? कल्पना चावला, सबको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना? कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने। और बीबी गिरी है, बीडी जत्ती है, हिदायतुल्लाह है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। किस व्यक्ति को भारत का वर्डमैन कहा जाता है? सभी बच्चे को पता होगा दोस्तों, किसे कहा जाता है? सलीम अली को भारत का वर्डमैन कहा जाता है। अब आप बताइए कमेंट्स में, भारत का जलमैन किसे कहा जाता है? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किससे संबंधित है? सरोद से। यामिनीय कृष्णमूर्ति किसकी प्रतिपादक है या किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। डैश को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे? तो डॉक्टर सीवी रमन थे। डॉक्टर सीवी रमन थे जिन्हें पहली बार भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर इसमें होता रविंद्रनाथ टैगोर तो हम रविंद्रनाथ टैगोर को टच करते, क्योंकि 1913 में उनकी एक पुस्तक गीतांजलि के लिए उन्हें एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सबको पता है, कालिदास को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो प्राथमिक एजेंडा है ग्रीन हाउस गैसों के मानव स्रोतों को नियंत्रित करना। नमामि गंगे परियोजना का मुख्य स्तंभ क्या है? तो नमामि गंगे जो परियोजना थी उसका मुख्य जो स्तंभ था मल उपचार था, रिवर फ्रंट विकास था, रिवर सतह सफाई। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका ये सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रामसर संरक्षण क्या है? बता दूं दोस्तों कि रामसर जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 में। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए था, और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, वन अधिकार अधिनियम 2006। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? तो कौन सा सम्मेलन है? वियना सम्मेलन। ऑप्शन सी सही है। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो किसे अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड को। जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऑप्शन ए, जैव विविधता में वृद्धि हो रही है। गलत है कि जलवायु जब परिवर्तन होता है तो जैव विविधता में वृद्धि नहीं होती है।
उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, कार्बन पृथक्करण में वृद्धि नहीं होती है, जंगलों की आग में वृद्धि होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे ही वैसी जंगलों की आग भी ज्यादा तेजी से पकड़ती है और आग लगती है, और कीटों के प्रकोप में वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संक्षारित करती है, घटना को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संगमरमर कैंसर कहते हैं। आपने देखा होगा कि दिन पर दिन अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का जो रंग है बदलता जा रहा है। क्यों बदल रहा है? मथुरा में जो रिफाइनरीज वगैरह जो फैक्ट्री लगी है उनसे निकलने वाला धुआं तथा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके कारण जो ताजमहल का संगमरमर है उसका रंग बदल रहा है। अब अम्ल वर्षा देखते हैं कि होती किसके कारण है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि HNO3 और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये जब जल में होते हैं तो उसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची में के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? विरासत स्थल नहीं है तो यूनेस्को में केबला देव जो कि साइबेरियन किरण के लिए फेमस शामिल है, जयपुर ये भी शामिल है, जंतर मंतर ये भी शामिल है, बीकानेर का किला शामिल नहीं है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? सबको पता है कौन सा है, घूमर है। राजस्थान की डैश कला सोने का उपयोग कर कांच के ऊपर एक सूक्ष्म चित्रकारी मिनेट पेंटिंग है, क्या है वो? थेबा कला है, जो कांच के ऊपर स्वर्ण चित्रकारी की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो लूनी नदी, लूनी नदी नहीं है, जो कि लूनी नदी जो है वो गुजरात में विलुप्त हो जाती है। माही नदी नहीं है, घग्गर नदी राजस्थान में नहीं है, ये तीनों नहीं है। चंबल नदी जो है, चंबल नदी यमुना में मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गंगा से मिलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? किसमें है? हनुमानगढ़ में है। राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? सबको पता होगा कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? क्या है? द इनक्रेडिबल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? किसे हराया था? तो इब्राहिम लोधी को हराया था। अब बताइए कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा खतौली का युद्ध कब हुआ। देखते हैं कि कौन कौन कमेंट्स बॉक्स में बताता है। तेजा जी, मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? किस पर आयोजित होता है? तो पर्वत सर में आयोजित होता है। राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने बड़े पैमाने पर संचयी और प्रतिष्ठानों के लिए 10 गीगावाट को पार कर लिया है। 10 गीगावाट को पार कर लिया है राजस्थान ने, पहला राज्य है भारत का। स्पोर्ट्स फॉर ऑल स्पोर्टिंग सर्विसेज किस इवेंट के पावर्ड बाय स्पॉन्सर के रूप में शामिल हुई? स्पोर्ट्स फॉर ऑल किसमें शामिल हुई थी? ये हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम में, खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। वयम रक्षा में यानी कि हम रक्षा करते हैं किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? किसका है? तो भारतीय तटरक्षक का है। राजस्थान सरकार की किस योजना के तहत महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए महिलाओं और किशोरियों को हर महीने हर 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं? कौन सी योजना है? वह है उड़ान योजना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है? वो कहां पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का किया गया है। किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है और जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया है? तो किसको जाना जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात को जाना जाता है। कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का मेजबान है? दोस्तों याद रखिएगा 5वें पूछ रहा है, 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को, वो है कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की राजधानी है। अब पूछ रहा है इसमें TLMAL भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष के बीच की एक संयुक्त उद्यम है? तो किस बीच की है? जो TLMAL है वो
यूएसए और भारत के बीच है, यूएसए और भारत के बीच है। दोस्तों हमने इन 50 प्रश्नों को देखा कि किस तरीके से राजस्थान पी-टेट में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे तथा क्या इनके आंसर्स हैं। यकीनन आपको खुद में कॉन्फिडेंस महसूस हुआ होगा और लगा होगा कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके में जो भी एग्जाम्स इंडिया में होंगे, मैं हर वो एग्जाम्स जो होगा जिसमें जीएस पूछी जाती है उन सभी के में आंसर्स आपको एग्जाम के 1-2 दिन के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अभी दोस्तों, जो 4 ईयर के जो पेपर होता है कोर्स का, उसमें देखेंगे कि हम जीएस के प्रश्न कैसे पूछे गए थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।